क्यों हिंदी साहित्य भी तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सुमित्रा नंदन की कविता नौका विहार का गतांक से आगे अध्ययन करेंगे। तीसरा अवतरण इस प्रकार से है। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतस्तल, जिनके लघु दीपों का चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुकछिप पल पल, शाम ने शुक्र की छवि झलमल, तैरती परिसी जल में कल, रूप हरे कचों में हो ओझल, लहरों में घूंघट से झुक झुक, दशमी का शशि निज त्रियक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। कवि रात्रि के समय जब नौका विहार के लिए निकल पड़ा है और उस समय जो गंगा नदी का जो सौंदर्य है और जो प्राकृतिक जो दृश्य उसे दिखाई दे रहे हैं, उनको कवि अपनी कल्पना के द्वारा बड़े ही मनोरम ढंग से उसको प्रस्तुत कर रहा है। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। और जब रात्रि के समय जब कवि गंगा नदी में विहार के लिए निकल पड़ता है नौका पर, उस समय नौका के कारण जब जल हिलोर उठती है और नौका चलने से जल में जो हिलोरें उठती है और जो आकाश का जो प्रतिबिंब उस निर्मल चांदनी भरे वातावरण में जब गंगा नदी में दिखाई देता है और जल की हिलोर चलने के कारण वह प्रतिबिंब भी उसके साथ में हिलता हुआ प्रतीत होता है और जल में जो आकाश का जो प्रतिबिंब है वह कंपित हो जाता है, हिलने डुलने लग जाता है। इसी कारण कवि करता है कि हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतस्तल। विस्फारित यानी फैलाए हुए, नयन यानी आँखें, तारक दल रात्रि के समय जो आकाश में तारागण दिखाई देते हैं, तारों का जो समूह है, उसके लिए शब्द आया है तारक दल। ज्योतित करना, प्रकाशित करना। और नभ का अंतस्थल यानी आकाश का जो मध्य भाग है। कवि रात्रि के समय जो आकाश में टिमटिमाते हुए जो तारे दिखाई देते हैं, उनको देखकर कवि को ऐसा लगता है कि आकाश में कुछ खो गया है, जिसे तारे आंखें खोल खोल कर उसकी खोज में लगे हुए हैं और झिलमिलाते हुए तारे अपने प्रकाश से नभ के अंतस्थल को प्रकाशित कर रहे हैं। तो यहाँ पर रात्रि के समय आकाश में जो तारे दिखाई देते हैं, उनको देखकर कवि कल्पना करता है कि आकाश में मानो कुछ खो गया हो और वे तारे अपनी आँखों को विस्फारित करके, आँखों को फैला करके अपनी चमक के द्वारा उसको खोजने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी चमक से आकाश के मध्य भाग के या अंतस्थल को आलोकित कर रहे हैं। जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट दिए अविरल। और आकाश में दिखाई देने वाले टिमटिमाने वाले जो तारे हैं, जब उनका प्रकाश, जब उनका प्रतिबिंब गंगा नदी में पड़ता है, तो उसको देखकर कवि कल्पना करता है कि वे मानो किसी लघुदीप के समान हो। आकाश में टिमटिमाने वाले तारे
जब उनका प्रतिबिंब गंगा नदी में दिखाई पड़ता है तो कवि कल्पना करता है कि वे मानो गंगा नदी की आरती के लिए सजाए गए मानो लघु दीप हो, छोटे छोटे दीपक हो, जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट दिए अविरल। और इन प्रतिबिंब को देखकर आकाश के जो तारे हैं उनको, उनके प्रतिबिंब को जल में देखकर कवि उन्हें लघु दीपों के रूप में कल्पित करता है। और मानव जो तापस वाला गंगा है, या जिसे नायिका के रूप में कवि ने कल्पित किया है, वह मानो अपने अंचल की ओट में उनको छिपा रही हो, यहाँ उनको बुझने से रोक रही हो। फिरती लहरें लुक छिप पल पल। और जो लहरें, जब लहर आती है तो वह जो प्रतिबिंब है वह झिलमिलाने लगता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह जो प्रतिबिंब है तारों के या लघु दीप जिनको माना गया है, वे कभी दिखाई देते हैं और कभी जल की लहरों में छिप जाते हैं। यानी लहर आने पर वे छिप जाते हैं और शांत जल होने पर पुनः स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो कवि उनको देखकर ये कल्पना कर रहा है कि आकाश के जो तारे गंगा नदी में प्रतिबिंबित हो रहे हैं वे मानो लघु दीपों के समान हो, और गंगा रूपी जो नायिका है वह अपनी अंचल की ओट में देकर उनको बुझने से रोक रही है। और वे उन तारागणों का जो प्रतिबिंब है शांत जल में जब स्थिर जल होता है दिखाई पड़ता है, और लहरें आने पर वह जो तारे हैं वे मानो छुप जाते हैं। सामने शुक्र की छवि झलमल। और रात्रि विहार में, रात्रि काल में गंगा नदी में जब कवि विहार करता है उस समय उस विहार के दौरान कवि को सामने की ओर शुक्र तारा दिखाई देता है, जो एक ग्रह है। उसे शुक्र की झिलमिलाती हुई छवि दिखाई देती है। और उसकी छवि भी जब कवि जल में देखता है तो उसको देखकर कल्पना करता है कि वो मानो किसी परी, सुंदर परी के समान हो। सामने शुक्र की छवि झलमल, तैरती परी सी जल में कल। कल का अर्थ होता है सुंदर। रूप हरे कचों में हो ओझल। कच यानी बाल या केश। और आकाश में जो शुक्र तारा जो चमक रहा है वह सुंदर, उसकी जो सुंदर छवि है गंगा की धारा में झलमलाती हुई दिखाई देती है, बड़ी आकर्षक लग रही है। उसको देखकर कवि कल्पना कर रहा है कि वो मानो उस समय जो निशा रूपी जो नायिका है, रात्रि रूपी जो नायिका है, उसके रूप वाले बालों या उसके जो केश है उसमें कभी ओझल हो जाता है और कभी पुनः दिखाई पड़ता है। तो कवि ने उस दृश्य को एक परी या अप्सरा के समान कल्पित किया है कि मानो शुक्र तारा वह उस रात्रि रूपी जो नायिका है उसके केश में कभी छुप जाता है तो कभी दिखाई पड़ता है। लहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख। और उसी आकाश में जो दसवीं है, जो दशम का जो चांद है वह थोड़ा तिरछा होता है। उसको देखकर कल्पना कर रहा है कि वह चंद्रमा, दसवीं का चंद्रमा निज तिर्यक मुख, तिर्यक का अर्थ होता है तिरछा। तो उस दसवीं का जो चंद्रमा है उसका जब प्रतिबिंब गंगा नदी में दिखाई देता है तो कवि कल्पना करता है कि वह
जो दसवीं का जो शशि है अपने मुख को तिरछा करके मुख तिरछा करके जो गंगा नदी को देख रहा है या उसका प्रतिबिंब उसमें दिखाई दे रहा है, तो ऐसा मान पड़ता है, ऐसा जान पड़ता है कि मानो कोई मुग्धा नायिका रुक रुक के दृष्टिपात कर रही हो। लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज त्रियक मुख दिखलाता मुग्धाशा रुक रुक। और जो दसवीं का जो चंद्रमा है वो तिरछा होता है और वो मानो टेढ़े मुख होकर उस नायिका को देख रहा है। और जब लहरें आती है तो ऐसे प्रतीत होता है कि मानो लहरों के घूंघट से जो नायिका है वो झुक झुक के या रुक रुक के एक मुग्धा नायिका के समान रुक रुक कर उस चंद्रमा को निहार रही हो। तो यहाँ पर मुग्धा नायिका की कल्पना की गई है। मुग्धा नायिका एक नवविवाहित जो बालिका है या जो अभी नवयौवना हुई है और इसी कारण वह अत्यंत लज्जाशील है और काम तंत्र में इतनी निपुण नहीं है और वह अपने प्रीतम को देखने की उत्कंठा से घूंघट को खोल लेती है, किंतु लज्जा और संकोच के कारण फिर घूंघट में अपना मुंह छुपा लेती है। तो चंद्रमा का जो बिंब दिखाई दे रहा है उस पर मुग्धा नायिका के व्यापार का एक आरोप किया गया है। दसवें का जो चंद्रमा है जब उसका प्रतिबिंब गंगा की धारा में दिखाई पड़ता है तो उसको देखकर कवि कल्पना करता है कि वह चंद्रमा मानो जो दसवीं का चंद्रमा वो एक मुग्धा नायिका के समान अपना तिरछा मुख करके अपने प्रीतम को देखने का प्रयास कर रहा है। और जब वह अपने प्रीतम को मुग्धा नायिका, जिसको मैंने बताया उसके बारे में कि मुग्धा नायिका क्या होती है, उस मुग्धा नायिका के समान अपने प्रिय को निहार रही है और फिर संकोच और लज्जा के कारण वह अपना मुंह छुपा लेती है। तो यहाँ पर जो गंगा नदी की जो लहरें हैं उनको घूंघट के रूप में कल्पना की गई है और दसवें का जो चंद्रमा है, जो तिरछा चंद्रमा है, उसको मुग्धा नायिका के मुख के रूप में कल्पित किया गया है। और जब लहरें आती है तो चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो झलमलाता हुआ प्रतीत होता है। तो उनको देखकर कवि कल्पना कर रहा है कि वो लहरें मानो घूंघट के समान हो और जो चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वह मानो मुग्धा नायिका का मुख है और जो रुक रुक कर या घूंघट की आड़ में अपने प्रिय को निहार रही है। तो जो मुग्धा नायिका का जो टेढ़ा मुख है उसके समान दसवें के चंद्रमा को माना गया है। तो बड़ी ही मनोरम कल्पना की गई है। रात्रि के समय जो प्राकृतिक वातावरण है उसका छायावादी शैली में चित्रण किया गया है और सर्वत्र जो कवि की जो कल्पना है उसका चमत्कार हमें दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर छायावाद की विशेषताओं के दौरान हमने जो छायावाद का जो प्राकृतिक जो सौंदर्य का जो विधान है, उनका जो सौंदर्य विधान है, प्रकृति किस प्रकार से अपने स्वतंत्र रूप में छायावादी काव्य में चित्रित हुई है और उनका जो सौंदर्य विधान है किस प्रकार से वह अन्य युगों से हटकर है, बड़ा ही सूक्ष्म और वायवीय सौंदर्य विधान है। मासलता कम से कम छायावादी काव्य में हमें दिखाई पड़ती है और प्रकृति स्वतंत्र रूप में दिखाई पड़ती है। उसका मानवीकरण भी हमने इस कविता में सर्वत्र देखा है। धन्यवाद।